नमस्कार, न्यूज एट 8 में हाजिर हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सियासत गर्मा रही है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व में साझा गठबंधन की सरकार बनेगी। अब खड़गे के बयान पर विपक्षी खेमे में बीजेपी दलों की विपक्षी दलों की एकजुटता पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। जनता दल यूनाइटेड और लेफ्ट पार्टियों ने कांग्रेस को आगाह किया है कि उसे विपक्षी खेमे के नेतृत्व के सवाल पर बयानबाजी करने से बचना चाहिए। In 2024, the alliance government will come in center. Congress will lead. We are talking with other parties because otherwise the democracy and constitution will go. For with every party, now and then, we are calling, we are talking, we are sharing our views. How to win 2024. Therefore, the BJP will not get majority. Some people say they will not get majority. All other parties together, of course Congress will lead. We will get the majority. We will follow the constitution. We will follow the democracy. 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट करने की कवायद के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नागालैंड में चुनावी अभियान के दौरान ये अहम बयान दिया। इसके 24 घंटे के अंदर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया शिनाते ने दिल्ली में कहा, कांग्रेस के पास राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक गठबंधन को लीड करने का सफल अनुभव है। असलियत है कि बहुत सारे ऐसे घटक दल हैं और हमने मिलकर सरकार चलाई है और ऐसी सरकार चलाई है जिसने इस देश को सबसे ज्यादा ग्रोथ दी है, जिसने इस देश को सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी दी है, संपन्नता दी है और 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला है। हमने अपने घटक दलों के साथ मिलकर ऐसी सरकार चलाई है और हम बिल्कुल इससे नकारते नहीं है कि हम सब एक साथ खड़े हैं और एक साथ बीजेपी का सामना करेंगे। लेकिन इस बयान से विपक्षी खेमे में हलचल है। जेडीयू ने याद दिलाया कि क्षेत्रीय पार्टियां भी मोर्चा बना रही हैं और नेतृत्व के सवाल पर अभी बात करने का समय नहीं है। उन्होंने कहा, कांग्रेस बीजेपी से अलग मोर्चे की कवायद जारी है, जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केजरीवाल, अखिलेश यादव समेत कई नेता शामिल हैं और विजयवाड़ा में फिर एक रैली करने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री कौन होगा, लीड कौन करेगा, ये सवाल अभी तय नहीं हुआ है। ये सवाल तय हो जाता बहुत अच्छी बात है। इन शरद पवार के बगैर, नवीन पटनायक के बगैर, ममता बनर्जी के बगैर, अखिलेश यादव के बगैर, प्रकाश सिंह बादल के बगैर, केसीआर के बगैर, वाईएसआर के बगैर कैसी विपक्षी एकता बनेगी, उसके बारे में हमारे और केजरीवाल जी के बगैर कैसी विपक्षी एकता बनेगी, उसके बारे में हमारा शक है। अभी नेतृत्व के सवाल पर वक्तव्य ना दिए जाएं तो ये विपक्षी एकता के लिए बेहतर है। गठबंधन की सरकार में नेतृत्व कौन करेगा, इसका फैसला अभी करना जल्दबाजी होगी। ये बाद की बात है। बीजेपी को हराने के बाद इसकी चर्चा होनी चाहिए। विपक्षी खेमे में लीडरशिप के मुद्दे पर मतभेद गहरा है और संसद के अंदर और बाहर महत्वपूर्ण मौकों पर कांग्रेस और अहम क्षेत्रीय दलों के बीच अंतर्विरोध और मतभेद खुलकर सामने आते रहे हैं। ऐसे में अब कुछ विपक्षी दलों के नेता ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट करने के लिए बेहतर होगा कि लीडरशिप के सवाल को छोड़कर विपक्षी दल एक ही मंच पर आकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करें। दिल्ली से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो एक तरफ विपक्षी एकता की बात हो रही है, दूसरी तरफ मेघालय विधानसभा चुनाव के प्रचार में कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे पर जोरदार हमले कर रहे हैं। I was in Congress, but they have expelled us from the party because we are fighting the battle. We are fighting the battle against Shauntabaran. We are fighting the battle against BJP like anything. You also know the history of the TMC. You know the violence that takes place in Bengal. You know the scams, the Sharda scams that have taken place.
So you're aware of their tradition. They came to Goa, spent huge amounts of money in Goa, and the idea was to help the BJP. And this is exactly the idea in Meghalaya. महाराष्ट्र में शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट को कोई तात्कालिक राहत तो नहीं दी, लेकिन उसकी याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है। इससे शिंदे गुट के हाथ पांव कुछ बंद जरूर गए हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर चल रहे सियासी घमासान का एक और पहलू सुप्रीम कोर्ट तक चला आया है। उद्धव ठाकरे ने पार्टी का निशान शिंदे ग्रुप को देने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ जो अर्जी लगाई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। गंभीरता इसकी देखते हुए और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट आया, हमने एसएलपी दाखिल किए। उन्होंने कल एसएलपी को एडमिट करने के वक्त ही उन्होंने कहा था कि हम इसको लिस्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद आज उन्होंने ये किया है। उन्होंने पूरा पढ़ने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि हम जब तक इसको सुनते हैं तब तक परिस्थिति जो भी रहेगी वो जिस तरह से आज है उसी तरह से बरकरार रखिए। ये हम सुनेंगे, उसके बाद में इस पर निर्णय करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शिंदे गुट द्वारा पार्टी के बैंक खाते और संपत्ति के टेकओवर पर रोक की गुहार भी नहीं मानी। अदालत के पास चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे मांगा गया था, जिसे कोर्ट ने नकार दिया। शिवसेना और धनुष बाण पर चुनाव आयोग के फैसले को कायम रखा है, इसलिए आगे जो सुनवाई होगी उसके बाद फैसला होगा। लेकिन आज की स्थिति में चुनाव आयोग का फैसला शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह किसका, इस पर उनकी मांग को खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति एक ऐसे नाजुक मोड़ पर है जिसमें सबकी निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं और दांव पर चुनाव आयोग का फैसला है। सवाल है, बाला साहब ठाकरे की विरासत उनके अपने परिवार को वापस मिलेगी या फिर बगावत कर चुके शिवसैनिक के पास ही रहेगी। उद्धव गुट के लिए राहत बस यही है कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बीच शिंदे ने भरोसा दिया है कि उद्धव गुट के विधायकों पर अयोग्यता की कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन उनके हाथ क्या आएगा ये जानने में वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है वो देश में पहले न कभी किसी ने सुना न कभी देखा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, क्योंकि वो जानता है कि उसका आने वाला फैसला देश की राजनीति के लिए एक नई नज़ीर साबित होगा। मुंबई से सुनील सिंह और दिल्ली से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। महीनों की मशक्कत के बाद आखिरकार दिल्ली को आज मेयर और डिप्टी मेयर मिल गए। आपकी उम्मीदवार शैली बोरॉय दिल्ली की मेयर चुन ली गई हैं। मेयर चुनाव में उन्होंने बीजेपी की रेखा गुप्ता को 34 वोट से हराया। रेखा गुप्ता को 116 वोट ही मिले, जबकि शैली बोरॉय को 150 वोट मिले हैं। इसके साथ ही आपके आले मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर चुन लिया गया है। उन्होंने बीजेपी के कमल बागड़ी को हराया। शुरू में ऐसा लगा था कि आप निर्विरोध ही जीत जाएंगी। शुरू में बीजेपी कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रही थी, फिर उसके बाद ये हुआ कि मुकाबला होगा, फिर होते होते 3 बैठकें हो गई और इतना लंबा समय लग गया। क्या कहेंगे, आज आखिरकार हो गया है चुनाव? जी देखिए, 3 बार जो सदन में हुआ सबने देख लिया, दिल्ली की जनता ने देख लिया कैसे भारतीय जनता पार्टी, एलजी साहब और साथ में जो पीठासीन अधिकारी हैं गैर कानूनी तरीके से और असंवैधानिक तरीके से सदन को चलाने की कोशिश करते रहे। आखिरकार हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष तरीके से निर्णय दिया। और आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जिनकी वजह से आज शांतिपूर्वक चुनाव हुआ और दिल्ली को मेयर मिला और डिप्टी मेयर मिला। उधर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इस साल का अपना बजट पेश किया। योगी सरकार ने अपने बजट में जनता को महंगाई से राहत देने के लिए पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने का फैसला किया है। बजट के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 1 साल में सरकार ने जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया है। योगी जी का बजट बना है यूपी की खुशहाली का, ये अद्भुत रंगीन करेगा आने वाली होली को। शेरो शायरी के साथ उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया। यूपी सरकार के इस बजट में मिडिल क्लास को राहत देने की कोशिश की गई है। इस बजट में प्रदेश के छात्र छात्राओं को टैबलेट व स्मार्टफोन देने के लिए 3600 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है।
वाराणसी गोरखपुर में मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। झांसी चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 235 करोड़ रुपए दिए गए हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था पर 12,650 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश में फार्मा पार्कों की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के उद्देश्य के तहत 14 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। किसान की दुर्घटना में मौत होने पर परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जन्म से विकलांग बालिकाओं को 18 साल तक की अवधि तक 50,000 रुपए की FD कराई जाएगी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए 30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आवारा पशुओं की समस्या को खत्म करने के लिए 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। होली से पहले साल में 2 फ्री गैस सिलेंडर देने की भी घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश अगले 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए यह बजट नींव का पत्थर साबित होगा और इसी दृष्टि को ध्यान में रख करके हम लोगों ने अमृत काल का यह प्रथम बजट प्रस्तुत किया है। विपक्ष ने योगी सरकार के बजट को ऊंट के मुंह में जीरा बताया है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि कई योजनाएं समाजवादी सरकार के जमाने से चल रही हैं। ये वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों कम से कम ये बताएं उत्तर प्रदेश की जनता को, जब मुख्यमंत्री जी ये सपना दिखा रहे हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट क्या हो। जो आज की ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश की है उससे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कब बन पाएगी। यूपी में सबसे बड़ी 2 समस्याएं हैं आज के दौर में। पहली समस्या है आवारा पशुओं की। किसान परेशान है, खेत चर जाते हैं, उसके लिए बजट आवंटित किया गया है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वो है रोजगार की। उसके लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यूपी सरकार को उम्मीद है कि जो अभी इन्वेस्टर समिट हुआ है उससे तमाम रोजगार के अवसर पैदा होंगे। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। गुरुग्राम से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। एक महिला ने अपने बच्चे को कोरोना से बचाने के लिए उसे 3 साल से घर में कैद रखा। कोरोना की पहली लहर में ही महिला ने इस बच्चे के साथ खुद को घर में कैद कर लिया था। तब बच्चे की उम्र 7 साल थी और अब वो 10 साल का हो गया है। बच्चे के पिता लॉकडाउन खुलने पर घर से बाहर निकले तो उन्हें भी घर में नहीं आने दिया गया। पिता की अपील पर गुरुग्राम पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और NGO की मदद से बच्चे को बाहर निकाला गया। फिलहाल उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अमेरिका के शेयर मार्केट में मचे कोहराम के बाद आज भारत में भी शेयर बाजार में भारी गिरावट के साथ ये बंद हुए। आज सेंसेक्स 947 अंक पर गिरा और निफ्टी भी 272 अंक गिर गया। सेंसेक्स 1.53% की गिरावट के साथ 59,744.98 पर बंद हुआ। शेयर बाजार का लगातार ये चौथा कारोबारी सत्र है जिसमें गिरावट दर्ज की गई है। अपनी नहरों के लिए दुनिया भर में मशहूर इटली का वेनिस शहर आजकल मुश्किल में है। वेनिस में बारिश नहीं होने के चलते नहरें सूख गई हैं और अब नाव कीचड़ पर खड़ी हुई हैं। इटली के वेनिस शहर की स्थापना 5वीं सदी की मानी जाती है और इसे पानी का बसा शहर, तैरता शहर और नहरों के शहर के नाम से पूरी दुनिया जानती है। लेकिन फिलहाल यहाँ हालात खराब बताए जा रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जमी हुई पैंगोंग झील पर हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। 0 से कम तापमान में पहली बार 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन का आयोजन किया गया था। इसके साथ ही इस हाफ मैराथन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज कर लिया गया है। भारत और चीन सीमा पर सर्दियों में तापमान -30 डिग्री भी यहां पर पहुंच जाता है। लोगों को जलवायु परिवर्तन और हिमालय को बचाने की जरूरतों के बारे में याद दिलाने के लिए इस हाफ मैराथन का आयोजन किया गया।